सबसे पहले बात करते हैं कि रामलला के दर पर योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। आज सीएम योगी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और ये पहला मौका होगा जब यूपी की सत्ता संभालने के बाद दूसरी दफा सीएम रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चैत्र रामनवमी मेले पर सीएम अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं और बैठक से पहले भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या के कुछ वरिष्ठ संतों से भी सीएम मुलाकात करेंगे, ऐसी खबर है। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। दूसरी दफा सीएम बनने के बाद ये पहला दौरा है अयोध्या का और अधिकारियों के साथ में वहां पर बैठक करने की भी जानकारी है। वहां पर पहुंचेंगे, रामलला के करेंगे दर्शन और हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। वहां पर भी पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आने वाले हैं। अधिकारियों ने वहां पर तैयारियों का जायजा भी लिया है। तैयारियां आखिरी चरण में वहां पर चल रही हैं। आज पहुंचेंगे, तस्वीरें सामने आएंगी, आपके सामने रखेंगे। रामलला के दर पर योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर। सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं अयोध्या और रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने का भी उनका कार्यक्रम है और साथ ही साथ रामनवमी मेले को लेकर भी अधिकारियों से वो बैठक करेंगे। रामनवमी मेले को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी लेंगे और साथ ही ये भी आप जान लीजिए, जब दर्शन पूजन करेंगे तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे रामलला में। रामलला के दर्शन करते वक्त योगी आदित्यनाथ और उसके बाद देखिए हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी और उसके बाद रामनवमी मेले को लेकर वो फीडबैक भी लेंगे अधिकारियों से। इसके बाद ये भी जानकारी है कि अयोध्या के वरिष्ठ संतों से भी मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। जो साधु संत वहां पर हैं, जो वरिष्ठ संतों से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम बन रहा है। जब उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो कितने देर तक उनकी बातचीत संतों से चलेगी, ये भी अपने आप में अहम है। और दूसरी दफा सीएम बनने के बाद अयोध्या का ये पहला दौरा है। आपने देखा जब चुनाव का मौका था तब भी कई मरतबा सीएम अयोध्या पहुंचे, वहां पर रामलला के भी दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, उनकी तमाम तस्वीरें सामने आई थी और वहां से आशीर्वाद लेकर वो उत्तर प्रदेश के किले को फतेह करने के लिए निकले थे। और देखिए चुनाव में ऐतिहासिक जीत हो गई है, दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ और उनका ये दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद पहला दौरा अयोध्या का अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। वहां पर क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, इसी पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ ऋषि गुप्ता जुड़ चुके हैं अयोध्या से। ऋषि, बताइए वहां पर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं सीएम योगी के आगमन को लेकर और कितने बजे वहां पर सीएम योगी पहुंचने वाले हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला दौरा है, क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री हुए थे तो लगभग 46 बार अयोध्या आ चुके थे। तो इस बार जो है शपथ लेने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे हैं, जिसको लेकर संत समाज में उत्साह है, आम जनमानस में उत्साह है, क्योंकि सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और रामनवमी मेले को लेकर जो तैयारियां हैं उन तैयारियों का जायजा भी लेंगे और साथ ही साथ अयोध्या कुछ वरिष्ठ संतों से मुलाकात भी करेंगे और जो है रामनवमी मेले को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करने का जो कार्यक्रम है लगभग 2 बजे के बाद बताया जा रहा है। जो अधिकारी हैं वो सारी तैयारियां पूरी कर लिए हैं और 2 बजे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। अच्छा, वहाँ पर जो तैयारियां हैं ऋषि, उन तैयारियों के बारे में क्या जानकारी है? अधिकारी किस तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं और वक्त क्या है, कितने बजे बता रहे हैं अधिकारी कि वहाँ पर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, क्या वक्त है? सेकंड टाइम पर जब जो रामलला खुलता है 2 बजे से रामलला का मंदिर खुलता है तो सबसे पहले वह रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। सेकंड टाइम पे उनका आने का जो आधिकारिक पुष्टि की गई है वो 2 बजे के बाद ही अयोध्या पहुंचेंगे और सबसे पहले वह हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और जो तैयारियाँ हैं वह तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, हनुमानगढ़ी हो या फिर रामलला हो, वहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं और जो है सारे अधिकारी जो हैं वो पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। शुक्रिया ऋषि, आपका लगातार नजर बनाए रखिएगा। तैयारियां आपने कहा कि लगभग पूरी होने को है और शाम को या फिर दोपहर बाद वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी आपने दी है। आगे बढ़ जाते हैं और देखिए विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद, इतिहास रचने के बाद अब भाजपा का मिशन 36 शुरू हो चुका है। एमएलसी चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने तैयारी अपनी तेज कर दी है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएलसी चुनाव के मद्देनजर ग्राम प्रधानों और बीडीसी मेंबर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 12 बजे मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करने वाले हैं और आपको हम ये भी बता दें
कि अब तक 9 सीटों पर निर्विरोध भाजपा उम्मीदवार का निर्वाचन हो चुका है। अब बची कुल 27 सीटें जिन पर भाजपा का फोकस है और 9 अप्रैल को 27 सीटों पर चुनाव होना है। इसीलिए भाजपा का मिशन 36 क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीडीसी के जो मेंबर हैं उनसे भी संवाद करने वाले हैं, ग्राम प्रधान भी इसमें जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। अब देखिए, विधानसभा में तो दबदबा कायम भाजपा ने कर लिया है, लेकिन विधान परिषद के भीतर किस तरीके से मजबूती हो, बहुमत किस तरीके से हासिल हो, इसी पर फोकस है और इसीलिए आज संवाद भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। और इसी पर लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। शैलेश, आज किस तरीके से मिशन 36 पर आगे बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं? क्या कुछ रहेगा जब वो संवाद करेंगे ग्राम प्रधानों से, बीडीसी के मेंबर से, क्या जानकारी है? दीपा, देखिए, भाजपा सरकार जो भाजपा का है, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो अब ये है कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी उनकी बहुमत हो। और अगर देखें तो ये जो 36 सीटें हैं, 9 सीटें तो निर्विरोध पार्टी जीत चुकी है, बची बात 27 सीटों की। तो वहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो जिस तरह की भाजपा की तैयारी है और जो पुराने रिकॉर्ड्स को अगर हम देखें, जो भी सत्ता पक्ष होता है अधिकतर सीटें उसी के पाले में जाती है विधान परिषद के चुनाव में। तो इसके में ऐसे में राह आसान है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री की जो आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये पहले कल होनी थी, लेकिन कल इसी से जुड़ी हुई 2 अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने की वजह से मुख्यमंत्री ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस को आज के लिए टाल दिया था। एक कल उन्होंने बातचीत की थी और एक आज वो कर रहे हैं। और ग्राम प्रधान जो बीडीसी सदस्य है, ये वो लोग हैं जिनकी सबसे अहम भूमिका होती है इस चुनाव में, क्योंकि ये तय करेंगे कि एमएलसी कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा। तो ऐसे में इन लोगों को संबोधित करेंगे, पूरी तरह से तैयारियों में जुटने के लिए कहा जाएगा। और क्योंकि इस समय ये जो कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जो है वो पार्टी कार्यकर्ता के रूप में क्योंकि संबोधित करने वाले हैं, ऐसे में ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर रखा गया है। वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे 12 बजे और संबोधित करेंगे। और किस तरह से इन 27 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है 9 अप्रैल को, इन 27 सीटों पर किस तरह से किला फतेह किया जाए, कमल खिलाया जाए, इसके ऊपर वो अपनी तरफ से संवाद करेंगे इन लोगों से, ग्राम प्रधान से और बीडीसी सदस्यों के साथ में डिप्टी सीएम भी इसमें दोनों जुड़ेंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो सब लोग मिलकर एक संदेश देने की कोशिश की। विधानसभा तो हासिल कर ली, विधानसभा का जो किला था वो तो फतेह कर लिया, अब बारी है विधान परिषद की, यानी जो उच्च सदन है उसमें किस तरह से अपनी बहुमत लाई जाए, किस तरह से ताकि देखिए, एक और खास चीज़, अगर विधान परिषद में भी बहुमत आ जाती है तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है सरकार को कि एक जो भी वो कोई कानून मान लीजिए लेकर आना चाहते हैं, जो राज्य के स्तर की चीज़ें होती हैं, तो विधानसभा के बाद उसको विधान परिषद यानी उच्च सदन में ले जाया जाता है। तो वहाँ पर किसी तरह का कोई अवरोध बचेगा ही नहीं, क्योंकि विधान परिषद में भी उनकी बहुमत होगी। आसानी से अगर कोई मान लिया पर कानून, ठीक है शैलेश, और बहुत हद तक आसानी होती है किसी भी कानून को आगे बढ़ाने को लेकर, और इसीलिए ही ये लगातार सरकार का फोकस भी है कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में दबदबा कायम हो। आप रहिए शैलेश हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आऊंगी। देखिए, एक और बड़ी खबर है, यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में जांच के लिए लखनऊ से भी भेजी गई एसटीएफ की टीम, और इससे पहले वाराणसी से बलिया भेजी गई थी एसटीएफ की टीम। अब वाराणसी की टीम के साथ ही लखनऊ मुख्यालय की एसटीएफ टीम भी करेगी मामले की तफ्तीश, मामले की जांच करेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी डीएम और पुलिस कप्तान को निर्देशित किया है, डीएम और पुलिस कप्तान खुद जांच करें कि कहीं प्रश्न पत्रों के पैकेट के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई, ये उन्होंने कहा है। और हर जिले में कम से कम 20% पैकेट की जांच करने के निर्देश अवनीश अवस्थी की तरफ से दिए गए हैं। इसी पर और जानकारियों के साथ शैलेश लगातार बने हुए हैं। शैलेश, इस खबर पर लखनऊ से जो एसटीएफ की टीम भेजी गई है बलिया, उस पर पूरी जानकारी दीजिएगा, और जो अवनीश अवस्थी ने निर्देशित किया है अधिकारियों को, उसको लेकर भी तफसील से जानकारी। देखिए, जब ये मामला बलिया से पेपर लीक का मामला सामने आया था तो उसी समय तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ जांच के निर्देश दिए थे, और उस समय आनंद फानंद में वाराणसी से एक टीम को रवाना किया गया था बलिया के लिए, उसने अपनी जांच शुरू कर दी। लेकिन अब इस मामले में एक टीम को और रवाना किया गया है लखनऊ मुख्यालय से, ये टीम कल ही भेज दी गई है, और अब ये टीम भी अपनी जाँच को आगे ले जाएगी। यानी अब एक नहीं, अब 2 टीमें जो हैं एसटीएफ की वो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। बताने के लिए काफ़ी है
कि मुख्यमंत्री जो है और प्रदेश सरकार जो है इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। दूसरी चीज जहां तक बात करें, देखिए प्रश्न पत्र लीक होने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, तो अब रणनीति सिर्फ ये नहीं है कि जो वर्तमान में पेपर लीक हुआ उसके दोषियों को सजा दी जाए, ये नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है आगे इस तरह की घटनाएं जो है उनकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी रिपीटिशन ना हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से डीएम और जो पुलिस कप्तान है जिलों के, उन्हें कहा गया कि वो खुद अब निगरानी करेंगे। इन चीजों की जिम्मेदारी है कि उनकी पहले भी होती है, लेकिन अब और ज्यादा माइन्यूटली इन चीजों को देखेंगे। और एक चीज तय की गई है कि जो भी प्रश्न पत्र होंगे सील होते 20% जो उसके पैकेट होंगे, यानी अगर किसी जगह पर 100 पैकेट प्रश्न पत्र के हैं तो यानी 20 पैकेट रैंडमली चेक करना होगा, देखना होगा सील लगी है नहीं लगी है, किसी तरह की कोई टेम्परिंग तो नजर नहीं आ रही है, और रैंडमली ये पूरी जांच होगी। मान लीजिए लखनऊ है, लखनऊ में 10 केंद्र है, उन 10 केंद्रों पर 100 पेपर है, तो हर केंद्र पर जाकर रैंडमली किसी भी पैकेट को निकाल कर ये देखा जा सकता है कि क्या उसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं है। इसके अलावा जो प्रश्न पत्रों को ठीक है शैलेश, और जो भी संलिप्त होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर से सरकार ने कह भी दिया है, और उसी दिशा में अधिकारी भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल लगना शुरू हो गया है। मेरठ के टोल प्लाजा पर शुल्क देना होगा। अभी तक इस हाईवे पर मुफ्त में आप सफर कर पा रहे थे, लेकिन अब मुफ्त में नहीं चलेगा, आज से टोल आपको देना होगा। आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल लगना शुरू। मेरठ के टोल प्लाजा पर शुल्क देना होगा आपको। और अभी तक देखिए ये मुफ्त सेवा आप ले रहे थे, लेकिन अब टोल आपको चुकता करना होगा। अभी तक इस हाईवे पर मुफ्त में सफर हो रहा था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 155 रुपए अब देना होगा। ये अहम जानकारी आपके लिए है, ये बहुत जरूरी खबर आपके लिए है। आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल लगना शुरू हो गया है। मेरठ के लिए टोल प्लाजा पर शुल्क अब देना होगा। अभी तक जो भी लोग सफर कर रहे थे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, वो फ्री में सफर कर पा रहे थे, आसानी थी, लेकिन अब थोड़ी सी आपकी जेब पर इसका असर पड़ सकता है। आज के बाद से इसका भी आपको ख्याल रखना होगा, आपकी जेब ढीली हो सकती है। आज से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल लगना शुरू। जो मुफ्त में आप सफर कर रहे थे वो अब नहीं होगा आज के बाद से, और आपको टोल देना होगा। और चलिए, जो सेवा अभी तक फ्री में चल रही थी अब उसके लिए आपको टोल देना होगा। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरठ से हमारे सहयोगी सनुज शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधे सनुज का ही रुख कर लेते हैं। सनुज, बताइए किस तरीके से जेब ढीली होने वाली है आम लोगों की, किस तरीके से टोल आज के बाद से उनको चुकाना होगा, कितना चुकाना होगा, ये जरा बताएं। हाँ, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 साल से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बिल्कुल फ्री सफर चल रहा था, लेकिन आज से लोगों को अपनी जेब ढीली करनी होगी। यदि आप मेरठ से दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली से मेरठ आ रहे हैं तो आपको 155 रुपए अदा करने पड़ेंगे। ठीक अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो टोल है, टोल की वसूली शुरू हुई है। बाकायदा यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की गई थी, नारियल तोड़ा गया था और उसके बाद टोल की वसूली यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जो भी यहाँ पर आप देखिए कि अभी पूजा अर्चना की गई थी, और जो भी जिस भी गाड़ी से फिलहाल यहाँ पर टोल वसूला जा रहा है, जो ये यहाँ के टोल कर्मी है वो बाकायदा उस चालक का मुंह भी मीठा करा रहे हैं, क्योंकि आज शुरुआत हुई और कहते हैं ना कि जब शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं मीठा बटा जाता है। दूसरी तस्वीर आप ये देख लीजिए कि ये मेरठ के जो काशी जगह पड़ती है, इसको काशी टोल भी बोला जाता है, और ये यहाँ पर 19 लेन बनाई गई हैं। यदि आप मेरठ से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो ये जो 7 लेन है, इन 7 लेन से होकर वाहन गुजरेंगे, लेकिन जब आप दिल्ली की तरफ से वापस मेरठ की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर जो 12 लेन है उन 12 लेन से होकर गुजरना पड़ेगा। रही बात कि कितना पैसा देना होगा, मेरठ से दिल्ली जाने के लिए आपको 155 रुपए देने पड़ेंगे। ये देखिए पूरा बाकायदा यहाँ पर एक चार्ट लगाया गया है कि कार, जीप, वैन या हल्के वाहन 155 रुपए। यदि आप मेरठ से दिल्ली जाते हैं तो 155 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि आप 24 घंटे के भीतर दिल्ली से वापस मेरठ आ जाते हैं तो आपको 230 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि 24 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर आपको 155 रुपए ही देने पड़ेंगे। तमाम यहाँ पर देखिए कि इस टोल पर, मेरठ के टोल पर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल पर आप देखिए कि वसूली पूरी तरीके से शुरू हो गई। सुबह 8 बजे का जो वक्त है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया था। अब कोई भी वाहन यहाँ से बिना टोल की वसूली दिए नहीं जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से जो 19 लेन है वो पूरी 19 लेन कैशलेस है। फास्टैग यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और यदि आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपको दोगुनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसको लेकर भी यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया है कि पूरी तरीके से कैशलेस इसको रखा गया है।
जो टोल है, टोल के मैनेजर हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जो टोल की जो वसूली की जा रही है, क्या क्या दरें निर्धारित की गई हैं, किस तरीके से यहाँ पर रहेगा, ये हम उनसे बात कर लेंगे। लेकिन पहले एक नज़ारा और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये देख लीजिए, जितने भी वाहन यहाँ से इस टोल से गुजर रहे हैं वो बिना वसूली के आगे नहीं जा रहे हैं। अब तक 1 साल का लंबा सफर था, 1 साल का लंबा इंतजार था और किसी से कोई वसूली यहां पर नहीं की गई थी। लेकिन आज से लोगों को जो अपनी जेब है वो ढीली करनी पड़ रही है। मेरठ से काले खां तक जाने के लिए आपको 155 रुपए अदा करने पड़ेंगे और यदि 24 घंटे के भीतर आ जाते हैं तो जो 1.5 गुना आपको कीमत है वो देनी पड़ेगी। जो यहाँ जो टोल से वसूली की जा रही है, टोल के प्रबंधक हैं कैलाश जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। कैलाश जी, वाकई आज से लोगों की तो जेब ढीली करनी शुरू कर दी आप लोगों ने? नहीं, जेब ढीली नहीं कर रहे हैं, ये तो बढ़िया है, अच्छा रोड दिया है, उसका अच्छा पैसा देंगे। ये पब्लिक की सेवा के लिए आज से रोड को समर्पित कर दिया पब्लिक को। अच्छा, पब्लिक को समय अभी सुबह पूजा अर्चना की है आपने? जी जी जी। अच्छा सर, थोड़ा सा जानना चाहूँगा, मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ का थोड़ा समझाइए, कितना लेंगे 24 घंटे में? क्या आपने एक सीमा जी, यदि मेरठ से दिल्ली सराय काले खां तक गाड़ी कार निकलती तो 155 रुपये का टैरिफ बनता है। और इस रोड पे ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है, जितना आप रोड यूज करेंगे उतना ही पैसा NHAI लेगी। ठीक है सर। और अगर 24 घंटे के भीतर आते हैं? 24 घंटे के भीतर आप यदि कम बैग होती है तो गाड़ी 50% का डिस्काउंट है फास्टैग से। चलिए ठीक है सनोज, अभी तक जो मुफ्त में फास्टैग सफर की कर पा रहे सुनी थे पैसा यात्री, काटा है। उनके लिए ये बड़ी खबर भी है, जानकारी भी है जो उनको होनी चाहिए। अब यहाँ से गुजरेंगे तो उनको टोल देना होगा और फास्टैग लगा होगा तो सिर्फ टोल देना होगा। अगर फास्टैग नहीं लगा होगा तो दुगनी इनसे कीमत वसूली जाएगी। ये भी अहम जानकारी आपने दी है। बहुत शुक्रिया आपका सनोज, पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, जल्द होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण और मई के अंतिम या जून के पहले सप्ताह में लोकार्पण की तैयारी है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से जोड़ने के लिए DPR बनाने के निर्देश दिए। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे को वाराणसी से जोड़ने के लिए DPR तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। यह अहम खबर आपको दे रहे हैं। PM मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जल्द ही लोकार्पण करने वाले हैं। मई के आखिरी या जून के पहले हफ्ते में लोकार्पण की तैयारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि मई के आखिरी या फिर जून के पहले वीक में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं इसकी शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर है, लखनऊ में CNG 8.5 रुपए महंगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच CNG के दाम भी बढ़ गए हैं और अब लखनऊ और उन्नाव में CNG 80 पैसे प्रति किलोग्राम में मिलेगी। देखिए, ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। लखनऊ में CNG महंगी हो गई है, किस तरीके से बढ़ोतरी लगातार जारी है, ये खबर भी बहुत अहम हो जाती है लखनऊ और उन्नाव के लोगों के लिए। जानकारी 8.5 रुपए महंगी लखनऊ में CNG। और पहले देखिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं और इसी बीच में CNG के दाम भी बढ़ गए हैं। परेशानी और भी आम लोगों की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब लखनऊ और उन्नाव में CNG 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम में मिलेगी। ये अहम जानकारी आपके सामने है। अब बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों की उम्मीदें सरकार से ही है। लोग बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार को थोड़ा सा रहम आम लोगों पर करना होगा। इसी बीच में बड़ी जानकारी आपके सामने है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच में CNG के दाम भी किस तरीके से बढ़े हैं। ये जानकारी लखनऊ से आपको हम देख रहे हैं। लखनऊ में CNG 8.5 रुपए महंगी हो गई है और पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे भी आम आदमी बेहद परेशान है। और सबसे बड़ा मसला इस वक्त में महंगाई ही सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी बीच में देखिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों के बीच में CNG के दाम में भी इजाफा हुआ है, दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। और लखनऊ से जानकारी आपको हम दे रहे हैं, यहाँ पर 8.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है CNG के दाम में। और इसी के साथ ही और लखनऊ उन्नाव से ये खबर है कि लखनऊ और उन्नाव में CNG 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम में अब मिल पाएगी। ये अहम खबर है। इसको लेकर लगातार हमलावर विपक्ष भी है। आम लोग जिस तरीके से परेशान है, आम लोगों का मुद्दा उठाकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस भी बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, हल्ला बोल कर रही है। इसी बीच में राजधानी लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपके सामने है और लखनऊ में CNG 8.5 रुपए महंगी।